हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने भी पिछला चैप्टर खत्म कर लिया जिसमें एनाटॉमी एंड फिजिकल, हाँ, फिजियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। क्या हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब हम इसको पढ़ेंगे, ट्रेनिंग क्या होती है क्या नहीं होती इनके बारे में पढ़ेंगे, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोपिंग। देखो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हमें पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये वार्मिंग अप क्या होता है, लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, वार्मिंग अप लिम्बरिंग डाउन क्या होता है, ये सारी चीजें अब कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ट्रेनिंग होता क्या है सबसे पहले। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। क्या? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। जैसे अभी आपको एग्जाम कल देना है या परसों देना है, जब भी एग्जाम देना है, आपको जिस दिन भी एग्जाम देना होगा, आप हो सकता है एग्जाम के एक दिन ही पहले पढ़ करके पढ़ने बैठे हो। हाँ, उसके पहले आपको याद ही ना आया हो कि नहीं, क्या कहते हैं कि मुझे पढ़ना भी है। एग्जाम के एक दिन पहले याद आ जाता है कि भाई नहीं, लाओ मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती या कर लेता हूँ। ठीक है। तो ट्रेनिंग इज प्रोसेस। तो यानी कि ट्रेनिंग एक प्रकार से क्या होता है, प्रिपेयरिंग करने का एक तरीका होता है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब हम क्या कहते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। ठीक है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सिंपली इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये क्या होता है कि टाइप ऑफ ट्रेनिंग होता है दैट इज डिजाइन टू इंप्रूव द स्पोर्ट्स पर्सन फिटनेस लेवल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म इन अ गिवन स्पोर्ट। अब ये क्या करता है, किसी भी पर्सन को, हाँ, किसी पर्सन को क्या कहते हैं कि किसी भी पर्सन को क्या कहते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट वो फिटनेस लेवल उसका इंप्रूव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। किसी भी पर्सन को क्या कहते हैं कि, हाँ, किसी भी पर्सन को अगर ट्रेनिंग करना है तो फिर क्या कहते हैं, सॉरी, उसको अपना फिटनेस को सही करना है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। और फिर आप क्या कहते हैं कि हमारे इतना बात समझ में आ गया कि हम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं क्या। हाँ, तो क्या कहते हैं कि ये बातें हमारे समझ में आ गई कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट करना, किसी भी पर्सन के किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर के प्रैक्टिस कराना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब क्या कहते हैं कि आगे समझते हैं कि देखो अब इसमें क्या क्या होगा। इट इंक्लूड्स, ट्रेनिंग में क्या, इट इंक्लूड्स करेक्टिव एंड रीस्टोरेटिव, हाँ, रीस्टोरेटिव एक्सरसाइज। क्या होगा कि आपकी कुछ कमियां होंगी, ट्रेनिंग से कमियों को हटाया जाता है। और क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे पास में पहले से ही गुण होंगे उनको भी क्या कहते हैं कि, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होगी उनको क्या कहते हैं कि, हाँ, जो आपके पास में प्रॉपर्टीज होगी उनको भी रखे रहो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशनिंग, कुछ ऐसे कंडीशंस दिए जाएंगे। ट्रेनिंग में क्या होता है, ऐसे अलग अलग कंडीशंस दिए जाते हैं कि आपको इस कंडीशन में खेलना पड़ सकता है ऐसे। कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक टेक्निक हर स्पोर्ट का अपना अपना टेक्निक होगा। ड्रिल्स, हाँ, सैंड ड्रिल्स एंड क्या कहते हैं पीरियोडाइजेशन, और क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशनल एडवाइस, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी चीजें ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ क्या नहीं। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए कि कल पेपर में पूछ लिया कि पीरियोडाइजेशन क्या होता है। पीरियोडाइजेशन, तो पीरियोडाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग द ट्रेनिंग प्लान ऑफ एन एथलीट इन ऑर्डर टू इनेबल। तो उसका जो ट्रेनिंग प्लान है ना उसको डिवाइड कर, ट्रेनिंग प्लान को डिवाइड कर दो। ठीक है, ताकि क्या कहते हैं कि वो अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, अब तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मतलब जब मेन चैंपियनशिप, जैसे अब मैं आपके चैप्टर्स को डिवाइड कर दूं कि आपका जितना भी चैप्टर्स एग्जाम में आ रहा होगा उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, तो फिर क्या बनता है, कहता है जो बच गया, जो अलग अलग हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया, जब हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया तो जो बच गया, मतलब कि जैसे जैसे आपको मैंने फिर क्या कहता है प्रैक्टिस करा दी एग्जाम, तो इसी को बोल देंगे पीरियोडाइजेशन। पीरियोडाइजेशन का मतलब है मेन ट्रेनिंग प्लान को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकूं, ताकि वहां पे जाकर के जो क्या कहते हैं कि एथलीट है या जो परफॉर्मर है वो अच्छा से परफॉर्म कर सके। ओके,
इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें प्रिपरेटरी पीरियड भी आ जाता है, कंप्लीशन ऑफ पीरियड भी आ सकता है, ट्रांजिशनल पीरियड भी आ सकता है, सारी की सारी चीजें आ जाती है। ओके, तो ये है। अब अगला क्या आता है, प्रिपरेटरी पीरियड का मतलब। प्रिपरेटरी पीरियड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बच्चा अपने तैयारी कर रहा होगा, ऐसा समझ लो, कोई भी खिलाड़ी अपना तैयारी कर रहा होगा। प्रिपरेटरी पीरियड इज अ लॉन्गेस्ट फेज वेयर प्लेयर्स वर्क ऑन दियर फिटनेस कंपोनेंट। वहां पे क्या होता है, वो अपने फिटनेस कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं, स्पोर्ट टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स पे ध्यान देते हैं। जैसे हम जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम अपने भी क्या कहते हैं, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स, कहाँ पे ऐसे नकल छुपा करके जाऊं कि मास्टर को पता ना पड़े, हाथ में लिख लूं या कपड़े में लिख लूं या बाल में छुपा लूं, ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग में हम भी लगाते रहते हैं, हमारी भी अपने टेक्निक्स, हाँ, स्पोर्ट्स में टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स लगाते रहते हैं। तो वैसे भी जो प्रिपरेटरी पीरियड होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, जिसमें प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने फिटनेस पे काम करते हैं और क्या कहते हैं कि कुछ टेक्निक्स और टैक्टिक्स सीखते हैं ताकि वो जाकर के अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके ड्यूरिंग द कंपटीशन पीरियड। कंपटीशन पीरियड में क्या होता है, प्लेयर्स प्ले माइनर कॉम्पिटिशन। प्लेयर क्या होता है, जब कंपटीशन पीरियड में क्या होता है, वो ज्यादा थोड़ा थोड़ा कंपटीशन खेलते हैं मेन कंपटीशन के पहले। जैसे अब आप जैसे आज तो चल, अब जब एग्जाम वाले ही दिन जब स्कूल में पहुंच गए, पहले तो आपने प्रिपरेटरी पीरियड में घर पर जब तक थे तो आपने बढ़िया से पढ़ा, फिर अब जब एग्जाम के पहले पहुंच गए, बच्चों से बाहर बात कर रहे हो, क्या तुझे ये वाला क्वेश्चन याद है, क्या तुझे याद है कि कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो वो सामने वाला बच्चा कहता है नहीं भाई नहीं याद है, तू जल्दी देख जल्दी देख। तो वो क्या होता है कि मेन कंपटीशन के पहले जो जो तैयारी करना होता है, जो थोड़ा सा माइनर कंपटीशंस होते हैं, मेन कंपटीशन के पहले जो माइनर कंपटीशन होता है उसे कंपटीशन पीरियड बोला जाता है। ओके, और कंपटीशन पीरियड के बाद में क्या कहते हैं, माइनर कंपटीशंस हेल्प एथलीट टू आइडेंटिफाई। वो अपने उसमें क्या होता है, माइनर कंपटीशन में क्या होता है, वो बच्चा जल्दी से अपनी गलतियों को पकड़ लेगा और फिर क्या कहते हैं कि अपने आप को सही कर पाएगा। फिर अगला आता है ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होता है कि एटमोस्ट अ मंथ विच स्टार्ट्स ऑफ जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ मेन कंपटीशन। मेन कंपटीशन के बाद में क्या होता है, मेन कंपटीशन के बाद में ट्रांजिशनल पीरियड है। मेन, अब जैसे आपका मेन एग्जाम खत्म हो गया तो आप अचानक से क्या अब करोगे क्या, तो उसके लिए भी प्लान बना होता है कि, तो वैसे ही यहाँ पे ट्रांजिशनल पीरियड में भी क्या होता है, ये मेन कंपटीशन के बाद है। ठीक है, हाँ, मेन कंपटीशन के बाद आता है कि एक मंथ का जो लगभग लगभग प्लान होता है कि क्या होगा मेन कंपटीशन के बाद में। इट इज एन एक्टिव रेस्ट पीरियड। यहाँ पे क्या होता है कि उसमें जो एथलीट होगा वो रेस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो ये स्पोर्ट ट्रेनिंग है, कोई नया कॉन्सेप्ट आया है क्या, नहीं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। जब से सारे गेम्स वगैरह चल रहे हैं तब से ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे बात में समझ में आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ एन एंशियंट ओलंपिक एथलीट स्टार्टेड मेनी मंथ। देखो, द प्रिपरेशंस ऑफ एंशियंट ओलंपिक एथलीट स्टार्टेड मेनी मंथ इवन ईयर्स। लोग बहुत सालों से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, द एंशियंट ग्रीक जिम्नासियम वाज अ पब्लिक लोकेशन यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। तो पहले ट्रेनिंग, एजुकेशन और एक्सरसाइज और सोशलाइजिंग के लिए लोगों को, मतलब ये सारी चीजें यूज किए जाते थे, जहाँ पे कुल मिलाकर रिहर्सल वगैरह किया जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये सब फालतू की चीजें हैं तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं बताता। ठीक है, अब अगला आता है स्पोर्ट ट्रेनिंग। एक और देखो, एक्सटेंशन एक्टिविटी। एक्सटेंशन एक्टिविटी में देखो हमें क्या बोल रहा है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग में क्या है। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। स्पोर्ट ट्रेनिंग में क्या होता है कि प्रिपरेशन क्या किसके लिए होता है, स्पोर्ट परफॉर्मेंस के लिए। इट इज अ प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ओके, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इसमें क्या कहते हैं कि चार, स्पोर्ट ट्रेनिंग में चार चार, अगर मान लो कल डेफिनेशन आ गया डिफाइन स्पोर्ट ट्रेनिंग तो हम बता देंगे, यही डेफिनेशन लिख करके आएंगे। स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर स्पोर्ट परफॉर्मेंस। इसमें 4 पार्ट्स होंगे। कंडीशनिंग ट्रेनिंग, हाँ, कंडीशनिंग मतलब इसमें क्या होता है कि आपको कंडीशंस दिए जाएंगे। हाँ, कुछ कंडीशंस दिए जाएंगे जिसमें आपको खेलना होगा। हाँ, हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा ठंडी हो जाए, हो सकता है बारिश हो जाए, इन सब कंडीशंस में आपको खेलने के लिए आदत डाली जाएगी। ट्रेनिंग टेक्निक्स, ट्रेनिंग ऑफ टेक्निक्स। अब इसमें क्या होता है, टेक्निकल प्रिपरेशन, कि अगर आपको क्या कहते हैं कि जैसे बास्केटबॉल को फेंकना है, किस साइड में करना है, किस साइड में नहीं करना है, ये सब पता होना चाहिए। किस एंगल पे फेंकना है, किस एंगल पे नहीं, ये सारी चीजें समझने वाली है। ट्रेनिंग ऑफ टैक्टिक्स, कैसे आप दूसरों को हराने के टैक्टिक्स भी सीखोगे। और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, आपको अगर आपको ये दिमाग में लाया जाएगा कि भाई देखो, आपके दिमाग में ये सारी चीजें भी लाई जाएंगी
कि देखो अगर हार रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी मतलब चांस मत छोड़ना, थोड़ा सा भी चांस मत छोड़ना, लास्ट मोमेंट में भी जीत सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग में, स्पोर्ट ट्रेनिंग के ये सारी चीजें पार्ट होती है। ओके, अब इतनी सारी बातें हमारे समझ में तो आ गई, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं, स्पोर्ट ट्रेनिंग का अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। हाँ, स्पोर्ट ट्रेनिंग का जो डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया है, जैसे यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू हरारे, देखो इन्होंने क्या दिया है, हरे, स्पोर्ट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द साइंटिफिक नॉलेज इज अ हाँ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट परफेक्शन। इसमें क्या होता है, स्पोर्ट को परफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलग अलग डेफिनेशन है, अब इसमें जो भी आपको याद हो सके वो याद कर लीजिएगा, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप अपना एक छोटा सा बना लो डेफिनेशन, ठीक है। तो यानी कि स्पोर्ट ट्रेनिंग कुल मिलाकर के हमारे हिसाब से क्या होता है, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ प्रिपरेशन ऑफ एन एथलीट, एथलीट का प्रिपरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ सिक्वेंशियल मैनर में उसको अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपने कंपटीशन में उसको कुछ टास्क फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज, ठीक है, स्पोर्ट ट्रेनिंग। बस इतना आप ध्यान में रखो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, ये प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे। ओके, पेपर में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ sports training. In order to prepare a sports person for his or highest performance desired tournament, a certain process has to be followed. तो उसको क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चे को, हाँ किसी भी बच्चे को या किसी भी खिलाड़ी को, हाँ किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी बच्चे को अगर क्या कहते हैं कि एग्जाम या उसको क्या कहते हैं कि खेल में जीतना होगा, अगर उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए उसको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। स्पोर्ट ट्रेनिंग में क्या होता है, हाँ कुछ टेक्निकल, स्पोर्ट ट्रेनिंग में आजकल बहुत सारे टेक्निकलिटीज आ गई हैं, हाँ उस प्रोसेस को सिंपल करने के लिए, प्रोसेस को सिंपल करने के लिए इसको सारी चीजें को। तो अब यहाँ पे हमें यही सारी चीजें समझना है, उसके पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब तो सहन क्षमता, सहन शक्ति, द एबिलिटी टू वर्क लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, लंबे समय तक काम करते रहना, उसे ही क्या कहते हैं, एंड्योरेंस। और अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग, फैटिग भी हो गया है, यानी कि तुम्हें थकान भी लग रही है लेकिन फिर भी तुम लंबे समय तक काम करते रहे, तब भी ये हो गया एंड्योरेंस। फिर आता है स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू ओवरकम फ्रॉम रेजिस्टेंस, हाँ स्ट्रेंथ, अगर जो तुम्हारी बुराइयां हैं, जो तुम उससे की मतलब कि जो तुम्हारी कमियां हैं उससे अलग आकर के, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एबिलिटी टू कवर मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स। अब देखो क्या होता है कि आप अपने कुछ मूव नहीं कर सकते, हाँ तो हाथ कहाँ तक मुड़ सकता है, आप कितना तक बेंड हो सकते हो, ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। स्पीड, हाँ किसी भी पर्टिकुलर टास्क को मिनिमम पॉसिबल टाइम, कितने पॉसिबल टाइम में किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कर सकते हो, दैट इज नोन एज स्पीड। फिर आता है कोऑर्डिनेशन, आपका क्या कहते हैं कि माइंड और क्या कहते हैं कि बॉडी कंट्रोल कितना हो रहा है, हाँ कितना आप अपने बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हो, कितना अपने बॉडी के हाथ पैर को, या जैसे अब बास्केटबॉल के गेम में आप अपने पैर और अपने हाथ के क्या कहते हैं कि दोनों को कॉम्बिनेशन को कैसे क्या कहते हैं कि सही कर पा रहे हो कि ताकि आप अपना गोल को पूरा कर सको। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। परफॉर्मेंस, द मैनर इन विच स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इज मेजर, परफॉर्मेंस में कैसा उसको मेजर किया जाएगा, ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये सब तो जस्ट डेफिनेशन के लिए। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग कौन कौन सी, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, हमें चार पांच याद रहने चाहिए बस, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि आपको क्या कहते हैं कि स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अ रेगुलर फिनोमेनन। हमें पता है कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आज किया, आज गए कल सो लेता हूँ, बहुत तेज दिमाग खराब है, मैंने कल तो किया ये ट्रेनिंग, अभी तो आज जाकर करके सो लेता हूँ, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चलता। इसमें क्या होता है, हर दिन आपको डेली जाना पड़ेगा, एक कोई इरेगुलर ब्रेक नहीं लेनी, अगर ब्रेक लेनी है तो वो भी रेगुलर होगी, ठीक है। यानी कि आपको ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग जो होता है वो एक रेगुलर फिनोमिनन होती है और जो कंसिस्टेंटली की जाती है, ठीक है। दो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इंक्लूड्स प्लान्ड इंटरवल्स, बीच में क्या होता है, प्लान्ड इंटरवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लान्ड इंटरवल। लेकिन ब्रेक जो होने चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इरेगुलर नहीं। अगर वो ब्रेक इरेगुलर होंगे तो क्या होगा, उसकी कैपेबिलिटी, अच्छा पता चले कि ब्रेक इतना भी नहीं लंबा होना चाहिए, आज एक दिन पढ़ लिया, अब जैसे सोचो कि एग्जाम है और एक दिन पढ़ लिया, अब मतलब कि अभी 5 मिनट पढ़ लिया और फिर ब्रेक 1 घंटे का, फिर क्या कहते हैं कि फिर 5 मिनट पढ़ लिया फिर ब्रेक 1 घंटे का, भाई तो पढ़ा क्या, 1 घंटे पढ़ते हो 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। ऐसा होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला आता है, फिर जब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी खत्म तो फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पे देखो ये भी समझ में आता है कि हर एक पर्सन अलग है,
एवरी पर्सन इज डिफरेंट। हाँ, जब हर एक पर्सन अलग है तो ईच वन ऑफ पोसेस डिफरेंट क्वालिटी, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ, और वो क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि उनकी जो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज को सब लोग अलग अलग तरीके से परफॉर्म करें, यानी कि ट्रेनिंग प्लान जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ट्रेनिंग प्लान ऐसा भी होना चाहिए जिसमें सबके डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाए। ट्रेनिंग प्लान में ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये अलग हो गया। समझ में नहीं, समझ में सबके लिए अलग अलग ध्यान में रखना चाहिए कि जेंडर क्या है ना, उनके मसल फाइबर्स में क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, इन सब के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। हाँ, साइक्लिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? अ ट्रेनिंग प्लान इज कंस्ट्रक्टेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस ट्रेनिंग साइकिल्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रेनिंग साइकिल्स होते हैं। ट्रेनिंग साइकिल का मतलब होता है आफ्टर सच टाइम, क्या कहते हैं कि ये चीजें रिपीट होंगी, कुछ टाइम के बाद में ये चीजें रिपीट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए हमेशा ट्रेनिंग में, ये चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। ट्रेनिंग में हमेशा ये चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, कुछ टाइम के बाद में ये सारी चीजें रिपीट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें? दीज साइकिल्स आर माइक्रो, माइक्रो साइकिल्स भी होते हैं, मेजो साइकिल भी होते हैं, मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है जो एक दो दिन के बाद में रिपीट किए जाएंगे। हाँ, जैसे, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो साइकिल, मेजो साइकिल का मतलब होता है कि 2-3 महीने की बात कर लो, ऐसे कुछ समझ लो। और यहाँ पे ये देखो 1 साल के लिए, ऐसे कुछ समझ लो। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें 3-3 महीने का ले लो, ऐसे समझ लो। माइक्रो में 3 महीने का ले लो, माइक्रो में 3 महीने का ले लिया, और तो इसमें 6 महीने आ जाएंगे, और इसमें एक एक साल का लगभग। तो ये एक एक साल के बाद में रिपीट करना है, तो ऐसा कुछ होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी में मतलब कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि आफ्टर सच कुछ टाइम के बाद में क्या करते हैं कि अपने एक प्रोसेस को रिपीट करना ही पड़ेगा, इसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। मेसो साइकिल इज मीडियम ड्यूरेशन। अब देखो मेसो का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मीडियम होता है। तो ये मीडियम ड्यूरेशन के लिए आपको क्या कहते हैं, क्या करना पड़ता है, 3 वीक 6 वीक ऐसे कुछ कर लो। मैक्रो साइकिल इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन साइकिल, यानी कि इतने दिनों के बाद ये रिपीट होगी चीजें। मैक्रो साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनटू डिफरेंट माइक्रो साइकिल्स, उसमें क्या होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, कितना ओवरलोड देना है कितना नहीं ओवरलोड देना है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या बताता है? द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, द लोड इन स्पोर्ट ट्रेनिंग इज नोन एज द डिमांड। मतलब कि आपसे मैं ऐसे बोलूं कि आज आप 5 चैप्टर करके रखोगे, ये हो गया एक प्रकार से लोड। ठीक है, लोड इज नोन एज द डिमांड दैट कैन बी फिजिकल। लोड क्या हो सकता है? फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये बॉडी पे क्या कहते हैं रखा जाता है ताकि हम परफॉर्मेंस बढ़ा सके बच्चे का। अगर जैसे मुझे क्या होता है, मैं आपको बोल दूंगा कि भाई देखो आज 5 चैप्टर करके रखने हैं, तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि अब आपके अंदर एक आदत सी आ जाए कि 5 चैप्टर आप करके रख सकते। ठीक है, ताकि मैं अगले दिन आपसे या अगले दिन या अगले 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं आपसे कह सकूं अब आप 8 चैप्टर करके रखोगे एक दिन में। तो एक दिन में आप कितने चैप्टर करवा सकता हूँ, ये क्या कहते हैं कि एक प्रकार से मैं ओवरलोड, ये लोड देता रहूँ। अब इस लोड से हमें इतना भी पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा ओवरलोड में ना चला जाए। ठीक है, यानी कि इतना लोड देना है कि ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। द की पॉइंट इज टू नोट दैट व्हाइल प्लानिंग टू द ट्रेनिंग सेशन इट इज लोड शुड बी ग्रेटर देन द नॉर्मल लोड। अब हमें पता है कि जब ट्रेनिंग सेशन होगा, हाँ, अब मुझे पता है कि एक बच्चा क्या कहते हैं कि 3 चैप्टर ही कर सकता है या 2 चैप्टर ही कर सकता है, लेकिन मैं उसको दूंगा 5 चैप्टर। क्यों 5 चैप्टर दूंगा? ताकि उसका तो दो तो वो खुद कर ही सकता था ना, 5 दूंगा तो तभी तो इनहेंसमेंट होगा। समझ में आया नहीं समझ में? किसी भी बच्चे को अगर 2 चैप्टर वो कर सकता है तो 2 चैप्टर में क्यों दूंगे? दो तो उसको कर ही सकता था, तो ज्यादा दूंगा तभी तो इनहेंसमेंट होगा। ट्रेनिंग का मेन पर्पज क्या है? इनहेंसमेंट करना। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड भी ध्यान रखना है कि जितना उसका नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको लोड देना है। इतना बात समझ लेना। ठीक है, अब अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि लोड उठाया एकदम से आज 2 चैप्टर का बात था और सीधे 20 चैप्टर दे दिए कि बच्चा 2 चैप्टर कर पाता है तो 20 चैप्टर नहीं, पहले 2 चैप्टर दो, फिर अगले दिन 3 दो, फिर अगले दिन 4 दो, फिर अगले दिन 5 दो। तो यानी कि जो लोड का होना चाहिए वो प्रिंसिपल ऑफ लोड जो होना चाहिए वो प्रोग्रेशन ऑफ लोड। क्या होना चाहिए? लोड धीरे धीरे बढ़ाना है, लोड को जो क्या करना है कि धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, प्रोग्रेस। ठीक है, द ट्रेनिंग लोड मस्ट बी ग्रेटर देन द नॉर्मल लोड। देखो ट्रेनिंग लोड हमेशा क्या होना चाहिए? नॉर्मल लोड से ज्यादा होना चाहिए, ये बात तो सही है। लेकिन द प्रिंसिपल टेस्टिफाइज दैट ट्रेनिंग लोड मस्ट बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली। जो ट्रेनिंग लोड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाना है। ट्रेनिंग लोड हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि अनवांटेड टेंशन पता चले कि कहते हैं कि मैंने आज 2 चैप्टर था और अगले दिन 10 चैप्टर दे दिया, बच्चा पागल कहेगा कि ट्यूशन ही छोड़ रहा हूँ मैं आपकी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
तो इस वजह से क्या कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो लोड होना चाहिए वो धीरे धीरे, लोड जो होना चाहिए वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें ये कुछ बातें ध्यान रखनी है कि while increasing the load, rest and recovery should be given, हाँ, required important। यानी कि जब हम लोड को बढ़ा रहे हैं तो लोड के साथ साथ में हमें किसको ध्यान में रखना है, रेस्ट और रिकवरी को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव एनवायरनमेंट क्या है, देखो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए कि इसमें ध्यान में रखना है कि जो बच्चा होगा या जो क्या कहते हैं, चाहे वो बच्चा हो या ट्रेनर हो, ट्रेनर या ट्रेनिंग, दोनों को ही क्या कहते हैं कि एक्टिव इन्वॉल्व रहना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट इज नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ कोच स्किल। परफॉर्मेंस केवल केवल कोच की स्किल की वजह से नहीं हुई। अ ट्रेनिंग प्लान रिजल्ट बेस्ट एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन द कोच एक्नॉलेजेस ब्रेंड्स विद एथलीट एफर्ट। जैसे आप देखो केवल और केवल क्या कहते हैं कि केवल और केवल कोच चाहे तो कि क्या कहते हैं कि नहीं मैं बच्चे को वो ये करा दूंगा वो करा दूंगा, नहीं। हाँ, ठीक है, केवल और केवल क्या कहते हैं कि केवल और केवल बच्चे को, मेरे कहने का मतलब भाई ये है कि केवल और केवल बच्चे को ही क्या कहते हैं कि कुछ भी करा दिया जाए, बच्चे को ही बोला जाए भाई देख, बच्चे को सिखा दिया जाए, तो बच्चे को सिखा दिया जाए तो क्या कहते हैं कि उससे बच्चा केवल प्रो नहीं बन सकता। बच्चे के साथ साथ में मास्टर को भी क्या कहते हैं कि साथ में लगना पड़ेगा। बच्चे के साथ साथ में क्या कहते हैं कि मास्टर को भी साथ में लगना ही पड़ेगा। अगर बच्चा भी साथ में लग रहा है, मास्टर भी साथ में लग रहा है, दोनों मिलकर के परफॉर्म करते हैं, तो फाइनली क्या होगा, रिजल्ट कुछ अलग ही है। ठीक है, तो यानी कि दिस प्रिंसिपल लेज द स्ट्रेस ऑन द एथलीट्स रेडी पार्टिसिपेशन। यानी पार्टिसिपेंट देखो दोनों का है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कोच का भी और परफॉर्मेंस का भी, प्लेयर का भी। ठीक है, ऑल्सो दिस प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट द लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब कितना बच्चा इन्वॉल्व होने के लिए रेडी है, कितना बच्चा इन्वॉल्व होने के लिए रेडी है, यानी कि कितना वो इच्छा से अपने वो खेलना चाहता है। ये सारी बातें भी यहाँ पर इस प्रिंसिपल में आ जाती है। फिर अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। अब इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी क्या कहना चाहता है कि इसमें ट्रेनिंग इज a long standing process। ट्रेनिंग क्या होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एंड कैन इंटर्न इंटर, हाँ, एब्रोइंजर। इसका मतलब क्या होता है कि उबाऊ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई मोनोटोनी मतलब कोई चीज लगातार वही ना होती रहे, इसलिए हमेशा ट्रेनिंग में क्या होना चाहिए, वेराइटी। जैसे आप क्या कहते हैं कि आपको एक एग्जांपल बता दूं कि अगर जैसे आप डेली डेली दाल चावल खाते रहो या डेली डेली खाते रहो, फिर आपको लगेगा हाँ डेली यही मिलता रहता है, बेकार सी चीजें हैं, तो आपको बेकार सी लगती है। तो वैसे ही जब आपको क्या कहते हैं कि कुछ अलग टेक्निक्स, नई टेक्निक्स, हर दिन नई टेक्निक्स बताई जा रही है, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स बताई जा रही है, तो इससे क्या होगा कि आपका भी मन लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, तो कोई मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब उबाऊ काम ना हो जाए, टू अवॉइड मोनोटोनी, यानी एक ही काम ना चलता रहे। टू मेक अ ट्रेनिंग डिजाइन सक्सेसफुल, ट्रेनिंग डिजाइन क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल। अ कोच मस्ट इनकॉर्पोरेट वेराइटी इनटू इट। कोच को क्या कहते हैं कि उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वेराइटी लाना पड़ेगा। हाँ, द चेंज कैन बी, हाँ, मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्सरसाइज एंड ड्रिल्स। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस क्या कहते हैं कि ला दी, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस ऐड कर दी जाए। हाँ, कि ताकि बच्चे को क्या कहते हैं कि मन लगा रहे। बच्चा आप जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बच्चा आप वहां पे जब लिख करके आओगे परफॉर्मर या क्या कहते हैं कि प्लेयर लिख करके आओगे, जो ट्रेनिंग में जो होगा, जो ट्रेनिंग होगा या जो जो ट्रेनर होगा, और ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब जो सीखने आया है, उसको क्या करना, उसके माइंड को क्या कहते हैं कि कीप अप करने के लिए, उसके माइंड को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नए नए वेराइटीज में एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। आठवां प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना कि आप अब इतना देखो, प्रैक्टिस मेक्स, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखो, इट फर्दर स्टेट्स दैट वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर मसल और अ फिटनेस कंपोनेंट विल प्रीडोमिनेंटली डेवलप द दैट पार्ट। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज पे काम करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्किल को लेकर के काम करेंगे, फिर किसी पर्टिकुलर काम को, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल जो लिखा है इसी की बात करता हूँ, अ बॉक्सर मस्ट फोकस ऑन पंचिंग। बॉक्सर को क्या करना है, पंचिंग और डॉजिंग स्किल्स पे फोकस करना है। हाँ, ठीक है, वहीं पे बास्केटबॉल वाला जो होगा उसको किस पे, ड्रिबलिंग और क्या कहते हैं शूटिंग पे फोकस करना है। जो बास्केटबॉल वाला जो प्लेयर होगा उसको किस पे ध्यान रखना है, हाँ, ड्रिबलिंग और शूटिंग पे। और वहीं पे क्या कहते हैं कि अब पता चले कि बास्केटबॉल को मैं बोलूँ कि मुक्केबाजी सीख ले भाई, पंचिंग सीख ले, हाँ, तो पंचिंग सीख के करेगा क्या। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि स्पेसिफिसिटी भी ध्यान रखना है ट्रेनिंग में, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो, कौन सा नहीं, ये भी ध्यान रखना। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक प्रिपरेशन। फिर हाँ, अब क्या कहते हैं कि एक,
अब हमेशा इसमें एक चीज और ध्यान रखना होता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। आप क्या कहते हैं कि इन ऑर्डर टू इनहेंस स्पोर्ट्स, अब देखो क्या होता है कि कभी कभी हमने ऐसा देखा था, मैंने मैं तो देखता हूँ कि जैसे क्रिकेटर्स होते हैं वो कभी कभी फुटबॉल खेलते रहते हैं, कभी कभी हाँ बैडमिंटन खेलते रहते हैं, कभी कभी बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जनरल प्रिपरेशन करें अपना। वो क्रिकेट तो खेल ही रहे होते हैं, क्रिकेट के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, जनरल प्रिपरेशन भी किया। क्यों जनरल प्रिपरेशन करें? ताकि उनका क्या कहते हैं कि वो फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस सही रहे। हाँ तो ठीक है, तो इस वाले प्रिंसिपल में किस पे फोकस किया गया है? प्रिंसिपल ऑफ जनरल और स्पेसिफिक प्रिपरेशन में किस पे फोकस किया गया है? ओवरऑल। किस पे फोकस किया गया है? ओवरऑल फिटनेस पे, ताकि ओवरऑल फिटनेस कंपोनेंट्स क्या हो, सही रहे। इस वजह से क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। स्पेसिफिक प्रिपरेशन मतलब क्या होगा कि एक बच्चा बास्केटबॉल वाला है तो बास्केटबॉल पे तो फोकस करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अलावा भी और भी चीजों पे, अलग अलग चीजों पे वो फोकस करेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, क्या कहते हैं कि 10th प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन क्या होता है इसमें देखते हैं। वार्म अप एंड कूल डाउन प्ले वाइटल रोल इन डिलीवरिंग ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो बेस्ट जो चाहिए होगा, ठीक है। दोज हु These two are the unavoidable part of the training regime। देखो वार्म अप और ट्रेनिंग में ये जरूर आना चाहिए, वार्म अप और कूल डाउन, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। वार्मिंग अप बिफोर अ ट्रेनिंग सेशन प्रिवेंट्स अ मसल टेंडरनेस। अब क्या होता है कि जब हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं कि अपने आप को क्या कहते हैं कि किसी भी सेशन के पहले, ट्रेनिंग सेशन के पहले अपने आप को वार्म कर लेते हैं, वार्म कर लेते हैं मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसे फुर्तीले हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हाँ, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एंड क्या कहते हैं वर्किंग मसल्स काम करने लगते हैं और इंजरी से फिर बच जाते हैं। अगर वार्म अप कर लिए तो इंजरी से बच जाते हैं। On the other hand, cooling down helps an athlete to return to the normal level। अब जब जब क्या कहते हैं कि कूलिंग डाउन का मतलब क्या हुआ? जब किसी ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली, जब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा सा अपने मसल को भी आराम देता है ताकि वो कूल हो सके, ताकि वो क्या हो सके, कूल हो सके। तो वही यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ रनिंग, यहाँ पे एरो बना हुआ है। अब देखो ये ट्रेनिंग सिमुलस, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि फिर ये फैटिक में चला गया, फिर रिकवरी, तो थोड़ा थोड़ा रिकवरी किया, फिर ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ में बढ़। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि भाई आपको क्या करना है, वार्म अप करना है, मतलब कि ट्रेनिंग के पहले वार्म अप, और जब ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो उसके पहले वो आपको कूल डाउन करना पड़ेगा, ताकि क्या कहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कम ना हो। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इट इज एविडेंट दैट ड्यूरिंग रेस्ट द बॉडी रीस्टोर्स इटसेल्फ। जब अगर रेस्ट नहीं करोगे तो फिर बॉडी रिस्टोर नहीं कर पाएगी अपने आप को, फिर चाहे जितना ट्रेनिंग कर लो उसका सारे का सारा बेकार चला जाएगा। एंड बिकम बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, यानी कि हर ट्रेनिंग के बाद में आपको रेस्ट भी करना है। हाँ, और उससे क्या होता है कि बॉडी क्या होती है कि अच्छी ही होती जाती है, ठीक है। बोथ शॉर्ट पीरियड्स लाइक आवर्स बिटवीन मल्टीपल सेशन, जैसे बहुत सारे मल्टीपल सेशंस एक के बाद एक सेशन है या लॉन्गर पीरियड है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, एक रेस्ट भी होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए, रेस्ट भी होना चाहिए। हाँ, रेस्ट भी हो सके ताकि रिकवरी भी हो सके, ताकि इंजरी विंजरी से बच सके। हाँ, अगर इंजरी है तो उसमें प्रॉपर क्या कहते हैं कि उसके लिए भी मेथड्स अपनाएं ताकि सही हो सके, ठीक है। तो रेस्ट और रिकवरी क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग तो मेन किस लिए कर रहे हैं? अगर हम पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा क्या कहते हैं, हमें परीक्षा में पास होना है अपने। अब ये भी तो ध्यान रखना है ना, अपना क्या कहते हैं कि हमने कहा कि अपने ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए काम करना है। इसमें ध्यान रखना है ट्रेनिंग को मतलब रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ, द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। अगर आपने जितनी भी ट्रेनिंग की होगी किसी ना किसी पर्पज की वजह से की होगी, तो वो पर्पज पाने के लिए भी तो फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये भी ध्यान में रखना होता है, एक प्रिंसिपल ये भी है। अगला आता है प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन। ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपके पास वो पीरियोडाइजेशन होगा, यानी कि आपने 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, कितने, 6 मंथ की ट्रेनिंग करनी है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकेंड मंथ में क्या करना है, थर्ड मंथ में क्या करना है, फोर्थ मंथ में क्या करना है, उसको पार्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर लगा हुआ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, पीरियोडाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम आता है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज का मतलब होता है कि ये वो टाइम होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, जब कोई भी स्पोर्ट पर्सन या हाँ जब कोई भी स्पोर्ट पर्सन जो होता है अपने फिटनेस को प्रिपेयर कर रहा होता है, लगभग लगभग ये 6-7 महीने का होता है, ठीक है। फिर अगला आता है कॉम्पिटेटिव फेज। अब देखो क्या होता है कि
जो मेन इवेंट होने वाला, मेन कंपटीशन से पहले भी एक होता है थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव फेज में तैयारी हो जाती है, ठीक है। मेन कंपटीशन से जस्ट पहले की बात होती है, और ट्रांजिशन फेज का मतलब है कंपटीशन होने के बाद। हाँ, तो ये प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडाइजेशन भी फॉलो होना ही चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कुछ प्रिंसिपल्स की बात आ गई, 12-13 प्रिंसिपल थे, ये हमें पता होना चाहिए। तो इतने सारी चीजें करने के बाद में अगला आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट इज वार्म अप। वार्म अप क्या होता है? वार्म अप का जैसे कि हमने पीछे अभी बता करके आया हूँ, वार्म अप का मतलब क्या हुआ भाई, कि एक प्रकार से जस्ट गेम के पहले एक क्या होता है कि प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज होती है। क्या होती है ये? देखो, वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है? वार्मिंग अप इज अ प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन फॉर हाँ स्ट्रेनस एक्सर्शन। अभी मान लो कि जस्ट अभी आपका मैच शुरू होने वाला है ना, बास्केटबॉल का मैच आपका शुरू होने वाला है, आपने क्या कहते हैं कि उसके पहले थोड़ा सा ड्रिलिंग शूटिंग ऐसे ही कर लिया, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिलकर के ड्रिलिंग शूटिंग कर लिया पहले ही, मैच से पहले ही। तो इससे क्या हुआ? इससे एक प्रकार से आपका मैच मेन कंपटीशन से पहले ही अपने आप को वार्म अप करने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है, आपको हो सकता है इंजरी से बच जाओ, ये सारी चीजें जो जो भी आपके कहते हैं फैटिकनेस होगा वो भी दूर हो सकता है। तो ये सारी वार्मिंग अप इंक्लूड्स अ सेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जो एक्सरसाइज होती है। हाँ, प्रायर टू एनी स्पोर्ट कंपटीशन, किसी भी स्पोर्ट कंपटीशन या गेम या ट्रेनिंग के पहले क्या होता है कि किसी हर लोगों को क्या करना पड़ता है, वार्मिंग करना पड़ता है, वार्मिंग अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वार्मिंग अप इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग, एक प्रकार से अपने आप के अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने की काम, ठीक है, बिफोर द कंपटीशन और ट्रेनिंग फॉर द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपने आप को पहले वार्म अप करना पड़ता है, ठीक है। इतना बात समझ में? वार्मिंग अप इज अ शॉर्ट टर्म, ये क्या होता है वार्मिंग अप? क्या लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है क्या? नहीं, शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हाँ अगर मान लो कि या 3-4 दिन पहले की बात कर ले। एक्टिविटीज परफॉर्म व्हाइल वार्मिंग अप इज लो इंटेंसिटी। अच्छा देखो, जब वार्मिंग अप किया जाता है तो जितने भी काम किए जाते हैं वो लो इंटेंसिटी पे किया जाता है, और चीजों को रिपीट किया जाता है, ठीक है। वार्मिंग अप में कोई हाई इंटेंसिटी से चीजें नहीं की जाती, हमेशा लो इंटेंसिटी से चीजें की जाती है। इतना बात समझ में आया ना? इट प्रिपेयर द एथलीट फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। ये एथलीट को तीनों फिजियोलॉजिकली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो ये हो गया वार्मिंग अप, मैंने बता दिया। अगला आता है लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन, याद करो तो मैंने बताया था गेम के बाद, इट इज एन गिवन गेम के बाद या एक्सरसाइज के बाद में। हाँ, लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन इज एन इजी एक्सरसाइज डन आफ्टर मोर इंटेंस एक्टिविटी। जब आपने बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी कर लिया है तो आपको उसके बाद में क्या होता है, रेस्ट करना पड़ता है। रेस्ट करना पड़ता है यानी कि नियरिंग रेस्ट स्टेज, यानी कि बॉडी को धीरे धीरे क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन में लाना पड़ता है, कि रेस्ट में लाना पड़ता है कि भाई देखो अब थोड़ा सा आसान है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन हमेशा क्या कहते हैं कि इंटेंस एक्टिविटी की बात किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ओके। अब अगला आता है वार्मिंग अप कितने टाइप्स के होते हैं। तो वार्मिंग अप देखो क्या कहते हैं कि एक तो होता है पैसिव वार्मिंग, देखो क्या होता है, एक पैसिव वार्मिंग अप होता है। पैसिव वार्मिंग अप, पैसिव वार्मिंग अप हेल्प्स टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर बिफोर कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन के पहले जो क्या कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने में जो कौन काम करता है, पैसिव वार्मिंग अप। हाँ, विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है, पैसिव में कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, दिस इन्वॉल्व्स ड्रिंकिंग वो। अब क्या करोगे, अब पैसिव वार्मिंग अप में आप गर्म पानी पी लो, हाँ, चाय पी लो, कॉफी पी लो, टेकिंग एज अ टीम बाथ, हाँ, टीम बाथ में चले जाओ, क्या कहते हैं कि वियरिंग हैवी एक्स्ट्रा वार्म क्लासेस पहुंच लो, मसाज कर लो, तो ये सन बाथ कर लो। सन बाथ मतलब सन में जाकर के बैठ जाओ, तो यानी कि धूप में जाकर के बैठ जाओ। इट इनेबल्स द प्लेयर टू सेव हिज एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो पैसिव वार्मिंग अप में, तो देखो आपको समझ में आया, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो फिर भी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है, आपने गर्म पानी, गर्म चाय, ये सारी चीजें क्या कहते हैं कि आपने क्या कहते हैं कि गर्म कपड़े वगैरह, ये सब चीज सन बाथ वगैरह वगैरह कर लिए, तो इससे आपकी एनर्जी बच गई, ठीक है। अब वहीं पे क्या कहते हैं कि एक्टिव वार्मिंग अप में क्या होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। हाँ, और लेकिन एक्टिव वार्मिंग अप इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट लो इंटेंसिटी। अच्छा याद कर रहे हैं ना, वार्मिंग अप में हमेशा लो इंटेंसिटी की चीजें होंगी। हाँ, रिपीटेटिव एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी और रिपीटेटिव एक्सरसाइज होती रहती है। दीज ऑल्दो द दीज एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज इंक्रीज मसल एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, मसल की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और ये रिस्क ऑफ इंजरीज से, मतलब कि इंजरीज का रिस्क होने से, मतलब इंजरीज होने का चांस कम हो जाता है, इंजरीज होने का चांसेस इसमें क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में है? और ये हमेशा स्लो पेस पे किया जाता है। एक्टिव वार्मिंग अप को भी हमने दो प्रकार में डिवाइड, एक्टिव वार्मिंग अप को भी हमने, ये सारे की सारे ही एक्टिव वार्मिंग अप के एग्जांपल है। एक्टिव वार्मिंग अप दो प्रकार की, एक होता है जनरल वार्मिंग अप, जनरल मतलब जो सबके लिए होता है, एक स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर गेम के लिए ही होता है, ठीक है। जैसे इट परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड इंक्लूड्स वॉकिंग, जॉगिंग। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अब मान लो आपको बास्केटबॉल खेलना है, उसके पहले आपने थोड़ा सा रन वन कर लिया, क्या कहते हैं कि अपने आप को जंप वम्प कर लिया, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, लोअर लिम्ब को अपने आप, हाथ पैर को झटक लिया, अपने आप को रोटेट कर लिया, बॉडी मसल्स को सही कर लिया, जॉइंट्स को सही कर लिया, ऐसे हाथ झटक लिया, ये सब क्या होता है जनरल वार्मिंग। स्पेसिफिक वार्मिंग अप क्या होता है, आपने स्पेसिफिक वार्मिंग अप में क्या होना पड़ेगा आपको, जैसे बास्केट प्लेयर में है, हाँ, आपको क्या कहते हैं लेअप शॉट, शॉट करना पड़ेगा, जंप शॉट करना पड़ेगा, रिबाउंडिंग, ड्रिबलिंग, ये सारी चीजें, ओवरहेड, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी स्पेसिफिक वार्मिंग अप में। क्योंकि आप बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं, तो बास्केटबॉल के लिए तो आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो स्पेसिफिक में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड वार्मिंग करना है, और क्या कहते हैं कि जनरल में क्या होता है कोई भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गया होगा। अब मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप, वार्मिंग अप में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वार्मिंग अप के कुछ मेथड्स है, जैसे सबसे पहला है फिजिकल एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज, हाँ, which involves some set of exercises of our body parts through the body gets prepared to perform any task at optimum level। तो अब इसमें फिजिकल एक्टिविटी में क्या किया जाता है कि हम कुछ ऐसे टास्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी में हम ऐसे कुछ टास्क करते हैं जिससे क्या होता है कि, हाँ, जिससे क्या कहते हैं कि हम अपने पर्टिकुलर टास्क को बड़े आसानी से कर सके, बिना मतलब कि क्या कहते हैं कि जब हमारा जो मेन खेल आए तब हम बिना फैटिक हुए क्या कहते हैं कि अपने काम को कर सके, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड विच अलाउज द एथलीट टू इंक्रीज हिज बॉडी टेम्परेचर। देखो, मैंने पहले ही बताया वार्मिंग अप का मतलब होता है अपने आप के बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना। तो ये इसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करो जिससे क्या होगा कि आपका ऑप्टिमम लेवल क्या कहते हैं थोड़ा सा बढ़ जाए, आपके कहते हैं कि परफॉर्मेंस का चक्कर बढ़ जाए, आपको कोई फैटिक ना हो, हाँ, उसके पहले कोई फैटिक ना हो, ये सारी इन सब चीजों की वजह से आपको क्या कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी करनी है जिससे क्या कहते हैं कि आपको कोई हार्मफुल ना हो। फिर अगला आता है जॉगिंग। हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, आप जॉगिंग कर सकते हो, जॉगिंग, बेंडिंग कर लो, जॉगिंग मतलब आपको पता ही है कि थोड़ा सा, जॉगिंग कर लो स्लो पेस पे, मतलब एकदम धीरे धीरे, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए जॉगिंग कर लो, ठीक है। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग, अपने आप को बेंड कर लो, स्ट्रेच कर लो, ये अपने हाथ को लेंथ, मतलब लिम्ब ट्रंक ये सब थोड़ा सा इधर उधर घुमा लो, हाथ पैर, ये सारी चीजें ध्यान रख लो। स्ट्राइडिंग इज द बेस्ट बिफोर द इवेंट्स रिक्वायर एक्सप्लोसिव एफर्ट, द एथलीट में रन। हाँ, स्ट्राइडिंग में क्या होता है, 30-40 मीटर दौड़ लो, 30-40 मीटर दौड़ लो एक दो बार, हाँ, एक दो बार क्या कहते हैं कि 30-40 मीटर दौड़ लो बढ़िया से आराम से, फिर उसको रेस्ट करो, ठीक है। विंड स्प्रिंट, विंड स्प्रिंट का मतलब क्या होता है कि स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज परफॉर्म्ड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, ये क्या होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है विद स्पाइक्स, ओनर्स एंड एथलीट मूव्स फ्रॉम अ वॉक एंड स्लो रन, पहले वॉक, पहले क्या कहते हैं कि वॉक करो, फिर स्लो रन करो, फिर धीरे धीरे दौड़ना तेजी से करो। तो यही चीज करते रहो, हाँ, पहले क्या कहते हैं पहले मतलब धीरे धीरे चलते रहो, फिर दौड़ो तेजी से, अब तेजी से दौड़ने के बाद फिर से धीरे हो जाओ, फिर से ये सारी चीजें चलते रहो। मसाज कर लो, और फिर क्या कहते हैं बेवरेजेस, जैसे मैंने बताया कॉफी पी लो, चाय पी लो, सन बाथ, हॉट बाथ, ये सारी चीजें भी एक एग्जांपल है। हॉट बाथ मतलब गर्म पानी से नहा लो, ये सारी चीजें आपको, हाँ, सहायता कर सकती है। तो ये होते हैं, ठीक है, ये सब ब्लड फ्लो करने में आपकी सहायता करते हैं, तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप। वार्मिंग अप का इंपॉर्टेंस क्या होगा, वार्मिंग अप का इंपॉर्टेंस क्या होगा, साइकोलॉजिक, साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। तो देखो वार्मिंग अप की सहायता से क्या होता है कि आपको एक क्या कहते हैं कि वार्मिंग अप की वजह से आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ये अच्छा मैं तो एकदम तैयार हूं, मैं तो आप क्या कहते हैं कि पक्का आपकी गोल कर दूंगा या कर दूंगी, ये सारी चीजें दिमाग में आती रहती है, ठीक है। आपके दिमाग में पहले से ही आ जाएगी, अच्छा मैं अब ऑप्टिमम आउटपुट, क्योंकि मैं रेडी हूँ, आपको रेडीनेस फील हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या कहते हैं कि होता है। फिर अगला आता है एंजाइटी एंड टेंशन। अगर आपने वार्मिंग अप कर लिया है तो आपको टेंशन वेंशन नहीं होगी, आपको पता चल चुका है कि अच्छा सारी एंजाइटी और टेंशन वो हट जाती है। हाँ, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होने के, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस होने के चांसेस आपके क्या कहते हैं कि वार्मिंग की वजह से बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगर आपने वार्मिंग अप कर लिया, कुछ हो या ना हो, आपको इंजरी से बच जाओ, आप स्पोर्ट इंजरी से बच जाओगे, ठीक है, वार्मिंग अप की वजह से आप स्पोर्ट इंजरी से बच जाओगे। और क्या कहते हैं कि ये क्या
असिस्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी असिस्ट करते हैं। अगर आपने वार्मिंग अप कर लिया है, अगर आपने वार्मिंग अप कर लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं मिल जाती है, ठीक है। आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको मुड़ना दौड़ना ये सबको भी बढ़ा देता है, ठीक है। वार्मिंग अप फैसिलिटीज मोटर फिटनेस, मोटर फिटनेस का मतलब आप स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी, इंड्योरेंस किसी भी चीज को सहन, आप फैटिक में भी हो तब भी आपको क्या कहते हैं कि काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी मूवमेंट बढ़ जाएगा, ये सारी चीज ध्यान रखना। मसल टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है, हाँ मसल टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे आपको काम करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। हाँ ब्लड टेम्परेचर बढ़ता है, लैक्टिक एसिड भी आ जाता है, हाँ इंक्रीजेस ब्लड टेम्परेचर एंड लैक्टिक एसिड लीडिंग वीकनिंग ऑफ द binding of oxygen and heat to hemoglobin. So oxygen is more readily available to the working muscles. तो यानी कि क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मतलब कि ब्लड से नहीं जुड़ पाएगा, तो इससे क्या होगा कि वो ब्लड जो ऑक्सीजन होगा वो मसल्स के साथ में जुड़ जाएगा, मसल्स के साथ में जुड़ करके क्या कहते हैं कि हमारे एक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में सहायता करेगा। ब्लड वेसल्स डायलेट, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन द हार्ट। देखो क्या होता है कि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा और हार्ट पे कोई ज्यादा जोर नहीं जाएगा। और अगला आता है इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, आपके मोशन को भी क्या कहते हैं बढ़ा देगा, आपके शोल्डर्स के मूवमेंट को, आपके क्या कहते हैं कि पैरों के मूवमेंट्स को बढ़ा देगा, ठीक है। फिर हमने बात किया था, आपने इंटेंस एक्टिविटीज कर ली, इंटेंस एक्टिविटीज करने के बाद में आपको लिबरिंग डाउन करने की जरूरत है, यानी कि आपको कूल डाउन होने की जरूरत है। हाँ अभी आपने वार्मिंग अप कर लिया, वार्मिंग अप फिर आपने खूब सारे इंटेंस एक्टिविटीज कर ली, तो लिम्बरिंग डाउन हमेशा जब कोई भी आपने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर ली तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन refers to the activities or exercises performed by an athlete or sports person after training or competition। हाँ या तो ट्रेनिंग के बाद में या कंपटीशन के बाद में आपको क्या कहते हैं कि उस ट्रेनिंग फेज से बाहर निकलना है, और उस कंपटीशन फेज से बाहर निकलना है, तो आपको क्या किस को फॉलो करना पड़ेगा, लिम्बरिंग डाउन प्रोसेस को, ठीक है। ताकि आपके ड्यू टू ट्रेनिंग सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन एन एथलीट्स बॉडी टू गेट बॉडी टू नॉर्मल। अब देखो क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग करते रहते तो आपकी बॉडी किसी और में मतलब कि क्या कहते हैं कि कंडीशन में आ चुकी है, तो आपको उससे नॉर्मल कंडीशन में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग डाउन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, अपनाना पड़ता है कूलिंग डाउन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। हाँ इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज के ऊपर देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई जैसे 10-20 चक्कर लगा लिया दौड़ते 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 एक पार्क में 20 चक्कर लगा लिया, फिर लास्ट में ये नहीं कि अचानक से आकर के रुक गया, नहीं रुकना नहीं है, आपकी जगह दौड़ने के बाद में थोड़ा सा उसको जॉग कर मतलब कि पैदल चलना भी पड़ेगा, ये सारी चीजें तो डिपेंड करता है कि आपने कैसी एक्टिविटी की है, ठीक है। ये भी होता है, रिहाइड्रेशन एक पार्ट होता है, रिहाइड्रेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एंड शुड बी डन ईदर ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग एंड लाइट इंटेंसिटी आफ्टर द स्टेप। प्लेयर टेक कूलिंग बाथ, इसमें क्या होता है कि आइस बाथ भी लोग करते हैं, हाँ ठीक है, खेलने के बाद में फटाफट लोग जाते हैं क्या कहते हैं आइस बाथ कर लेते हैं। आइस बाथ मतलब कि टब में पूरा पूरा आइस ही होगा, आइस में जाकर के वहां पे उसमें क्या कहते हैं नहाते हैं, तो इससे क्या होता है कि कूलिंग डाउन अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर रहे होते हैं, कूल डाउन कर। ओके, अब देयर आर सम एक्सरसाइजेस डिजाइन फॉर कूलिंग डाउन और मसल रिलैक्सेशन। देखो कूलिंग डाउन और मसल रिलैक्सेशन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे अब देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें, कहते हैं कि जैसे हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग में देखो पहला हैमस्ट्रिंग है, दूसरा चेस्ट है, तीसरा ग्लूट्स है और चौथा है क्वाड्रिसेप्स है। तो यहाँ पे दीज आर सम एक्सरसाइजेस डिजाइन फॉर कूलिंग डाउन। देखो कूलिंग डाउन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस है, जैसे सबसे पहला हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग लाइंग ऑन, जैसे ये जो लड़की जो का जो चित्र बना हुआ है ये ऊपर, ये तो ये क्या कहते हैं हैमस्ट्रिंग का प्रोसेस है। तो देखो लाइंग ऑन योर बैक, लाइंग ऑन योर बैक, रेज द क्या कहते हैं कि रेज द स्ट्रेटन वन लेग डायरेक्टली एबव हिप्स एंड क्या कहते हैं कि पैर से ऊपर उठाओ, होल्डिंग द कॉलपॉट हाई एंड प्रेस द हील टूवर्ड्स सीलिंग, और क्या कहते हैं कि हील को ऊपर की ओर ले जाओ एंड यू पुल द लेग टूवर्ड्स द चेस्ट, और भी क्या कहते हैं कि अपने चेस्ट की तरफ उस पैर को लेकर के आओ। तो ये सारी चीजें हैं। चेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ और इंटरलेस फिंगर्स बिहाइंड योर बैक। अब क्या कहते हैं अपने हाथ को पीछे ले जाओ, अपने हाथ को पीछे ले जाओ और क्या कहते हैं कि अपने चिन को क्या कहते हैं कि ऊपर की ओर उठा लो, मतलब अपना मुंह ऊपर की ओर कर लो और क्या कहते हैं कि आगे पीछे ऐसे थोड़ा सा इधर उधर करो, तो एक प्रकार से ये भी कूलिंग डाउन का प्रोसेस होता है। ग्लूट्स लाइंग ऑन योर बैक
लेग के पीछे लेट जाओ, हाँ, क्रॉसिंग राइट लेग, हाँ, टू लेफ्ट नी। अब क्या कहते हैं कि राइट लेग को लेफ्ट नी पे ले जाओ, ये सब मतलब ऐसे करते रहो, तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स लाइंग ऑन योर राइट साइड, तो ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इससे सब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। कूलिंग डाउन के कुछ प्रोसेस होते हैं, वो पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये सबके, ये था हिप स्ट्रेच, ये हिप स्ट्रेच का एग्जांपल है, ये ग्लूटेल स्ट्रेच का एग्जांपल है, ये हैमस्ट्रिंग वाला एग्जांपल है। ये ऊपर वाला हैमस्ट्रिंग वाला एग्जांपल नहीं था, ये हैमस्ट्रिंग का एग्जांपल नहीं है, ये उसका एग्जांपल है। अभी मैंने शायद बोला था हैमस्ट्रिंग का, वो गलती से हो गया था। हैमस्ट्रिंग का एग्जांपल नहीं है, वो है क्या कहते हैं कि हिप स्ट्रेच का एग्जांपल है। और यहाँ पे ये ग्लूट स्ट्रेच का एग्जांपल है, आप इसको देख लो, समझ में आ जाएगा खुद ही क्या करना है क्या नहीं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच का क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, ये क्वाड्रिसेप स्ट्रेच है। नी स्ट्रेच, नी बेंडिंग स्ट्रेच है। हाँ ठीक है, नी बेंडिंग स्ट्रेच दोनों दो टाइप के हैं, देख लो। ठीक है, तो लिम्बरिंग डाउन के लिए ये सारी चीजें आप प्रोसेस अपना सकते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ तक हो गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि डायनेमिक स्ट्रेच क्या होता है, कंट्रोलिंग लेग एंड आर्म मूवमेंट्स। देखो डायनेमिक स्ट्रेच का मतलब होता है कि जब अपने हाथ अपने मसल्स को टाइट कर करके अपने क्या कहते हैं कि स्ट्रेच दो प्रकार के होते हैं, एक डायनेमिक स्ट्रेच होता है, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेच। स्टैटिक स्ट्रेच में क्या होगा और डायनेमिक स्ट्रेच अपने क्या कहते हैं कि इन्वॉल्व एक्टिव टाइटनिंग मसल्स एंड मूव जॉइंट, जॉइंट को मूव करते हुए अपने क्या कहते हैं कि पैर और हाथों के मूवमेंट को कंट्रोल करते रहना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि स्टेट पोजीशन मेंटेन विदाउट पेन, इसमें क्या होता है विदाउट पेन कुछ भी करना है, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें धीरे धीरे हमें क्या कहते हैं स्पीड को इम्प्रूव करना पड़ता है। ओके, जैसे हैम स्ट्रिंग स्ट्रेच, देखो इसका जो एग्जांपल होता है वो हैम स्ट्रिंग स्ट्रेच और क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, वो क्या कहते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेच का एग्जांपल। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बेहोश होने की क्षमता मतलब कि अनकॉन्शियसनेस से बचा जा सकता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस से बचा जाएगा, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को भी रिस्टोर किया जा सकता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को क्या किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो पसीने वगैरह होंगे ये सब क्या कहते हैं निकल जाएंगे, और रिड्यूसेस टेंशन, और ये टेंशन को भी हटा देता है। और क्या कहते हैं कि जब हम क्या कहते हैं कि ये कूलिंग डाउन प्रोसेस कर लेते हैं या फिर लिम्बरिंग डाउन कर लेते हैं तो हमारा टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। अब अगला आता है, नेक्स्ट क्या होता है, स्किल टेक्निक और स्टाइल। स्किल टेक्निक और स्टाइल क्या होता है, ये क्या कहते हैं किसी भी एथलीट के क्या कहते हैं कि कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इस एथलीट के अंदर में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, स्किल टेक्निक। तो स्किल क्या होता है, स्किल जो होता है वो फंडामेंटल एबिलिटी होती है, स्किल जो होती है वो किसी भी पर्सन की क्या होती है, वो फंडामेंटल एबिलिटी। स्किल इज अ फंडामेंटल एबिलिटी दैट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ लार्ज मूवमेंट, हाँ, हाँ, लार्ज मूवमेंट विद करेक्ट टेक्निक। तो देखो क्या होता है स्किल में जो फंडामेंटल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो कोई भी परफॉर्म जो कोई भी काम को वो बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, इट कंप्राइज अ होल मूवमेंट ऑफ मोटर एक्शन, इट कितने आसानी से वो किसी भी काम को कर पा रहा है। अब जैसे मान लो कि आप मैथ के क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, हाँ, टाइमली, तो इसी को कहेंगे कि आपकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। आप बास्केटबॉल में क्या कहते हैं कि ड्रिबल बड़े अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको कहेंगे ड्रिबलिंग स्किल बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होता है। तो अब तो यानी कि क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी सिंपल बात बोलो तो किसी भी काम को आप बड़े आसानी से विदाउट एरर, मिनिमम एरर के साथ अगर काम कर पा रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्किल बोल दिया जाता है। ओके, स्किल होता है। स्किल के बाद में क्या कहते हैं कि अगला आता है टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, कुछ मैकेनिकल मॉडल होता है, टेक्निक किसी भी पर्टिकुलर काम को करने का एक तरीका होता है, टेक्निक इज द मैकेनिकल मॉडल ऑफ डूइंग टास्क, हाँ, विद एन एथलीट मिनिमाइजेस द एनर्जी एक्सपेंडिचर। देखो टेक्निक में क्या होता है ना, आपको क्या कहते हैं कि अपने एनर्जी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना हो। टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि जैसे कहते हैं नहीं कि फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, मैथ्स में देखो वैसे तो न्यूमेरिकल वैसे ही हो जाएंगे बिना फॉर्मूले के, लेकिन फॉर्मूले होते हैं तो क्या होता है कि बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो इस वजह से फॉर्मूले का भी फोकस करते हैं लोग कि फॉर्मूला होगा तो बड़े आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारे समझने की बात है कि टेक्निक्स जो होते हैं वो किसी भी, ये एक प्रकार से मैकेनिकल मॉडल होता है जो किसी भी काम को क्या कहते हैं किसी भी काम को बड़े आसानी से करवा देगा, और एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है मतलब जितने एनर्जी खत्म होनी थी उससे कम, और आउटपुट क्या होगा, बढ़िया। ठीक है, टेक्निक अगर आपकी अच्छी है तो आपका एनर्जी कम खर्च होगा और लेकिन आउटपुट क्या होगा, बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स
वेल टाइम, इसमें क्या होता है कि आपके मसल और टाइम का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, मसल और टाइम को कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि मसल और टाइम का कॉम्बिनेशन बना लो, इससे क्या होगा कि आपकी टेक्निक इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो एक खिलाड़ी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका टेक्निक और उसका क्या कहते हैं कि दूसरा चीज स्किल। अब फिर इसके बाद में क्या अगलाता है, हर एक पर्सन की अपना यूनिक स्टाइल होता है, हर एक पर्सन का अपना यूनिक स्टाइल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए माही भैया, हाँ एम एस धोनी, ठीक है, एम एस धोनी। अब यहाँ पे देखो स्टाइल इज द टेक्निक, यूनिक एबिलिटी, हर एक पर्सन का अपना अपना यूनिक एबिलिटी होती है, ठीक है, स्टाइल। जैसे ये हेलीकॉप्टर शॉट, हाँ माई भैया हेलीकॉप्टर शॉट बड़ा खेलते थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टाइल इज यूनिक एबिलिटी ऑफ द एथलीट prefer many activity in his her own distinctive manner according to his or own individual technique। तो इसमें क्या होता है, स्टाइल में क्या होता है, लोग टेक्निक के साथ साथ में उनमें अपना कुछ क्या कहते हैं कि वो कैसे उनका यूनिक एबिलिटी वो खुद अपना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्टाइल होता है वो कोई भी जरूरी नहीं कि साइंटिफिक है या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो एम एस धोनी हेलीकॉप्टर शॉट हैज बिकम हिज स्टाइल, तो ये एम एस धोनी की स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल जो होता है वो किसी भी पर्सन का क्या कहते हैं कि यूनिक होता है। ठीक है, स्टाइल जो होता है वो किसी भी पर्सन का क्या होता है, यूनिक होता है, वो साइंटिफिक भी हो सकता है और हाँ क्या कहते हैं कि नॉन साइंटिफिक भी हो सकता है। ठीक है, स्टाइल हर एक पर्सन का अपना होता है, अपने तरीके से वो खेलने का तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्किल जो होता है, वो जो स्किल एक्चुअल में होता है ये टेक्निक प्लस में स्टाइल। स्किल जो होता है वो क्या होता है, टेक्निक प्लस में स्टाइल। जब टेक्निक और स्टाइल को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाता है, स्किल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डोपिंग।